हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज से इंशाल्लाह हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। एंड थोड़ा सा मैं आप लोग को लेक्चर के बारे में बता दूं कि हम किस तरह लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट के 5-7 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखते हैं, और इस दौरान जो क्लास में अभी तक नहीं आए होते वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। एंड फिर हमारा लेक्चर होगा। एंड देन उसमें कोशिश करेंगे कि उस वक्त हम क्वेश्चनिंग ना करें। कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, करते हैं। कोई ऐसी चीज होती है मैं लाजमी पॉइंट आउट करता हूँ। एंड अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो रेज हैंड का ऑप्शन बिल्कुल यूज करता है, और मैं जो मुझे लगता है कि हम क्वेश्चन ले सकते हैं तो मैं आपका नाम जरूर कॉल करूंगा। लेकिन जिसका जो भी क्वेश्चन होगा जिधर भी आएगा तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट जरूर होगी मेरी कि आप लोग रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया करें। एंड देन मैं जब आपका नाम कॉल करूँ तो फिर आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अच्छा, एंड देन ऑब्वियसली एंड पे भी 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी हमारा टाइम लगे वो आपके क्वेश्चंस के लिए होगा। ठीक होगी जी। अच्छा, तो एज यूजुअल थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी भी ज्वाइन करते हैं। इन द मीन टाइम अगर आप में से कोई किसी एग्जाम का क्वेश्चन पूछना चाहता है या कोई बात पूछना चाहता है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो थोड़ा सा, अगर मैं पूछूं, जो अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से नहीं है, प्लीज वो जरा अपना हाथ रेज कर लीजिएगा प्लीज। यार आप लोग तो शर्मा रहे हो यार, आप लोग तो बात ही नहीं कर। रिलैक्स यार, हम कुछ स्कूल की क्लास थोड़ी है यहाँ पे, हम सुकून से काम करते हैं, पढ़ते भी हैं, गपशप भी लगाते हैं, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो डोंट हेजिटेट। अच्छा, चले तो फिर हम खुद ही आपको बुला लेते हैं। तारिक इरफान साहब, जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा। आ, आ, आजम हुसैन साहब, प्लीज जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा। आप लोग को मेरी आवाज भी आ रही है यानी? सर मुझे तो आप आवाज आ रही है और मैं बेसिकली अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। क्या किया हुआ आपने? सर मैं एफसीएम में हूँ। सी में, जबरदस्त, बेहतरीन। तो क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स की हैं और आजकल मैं गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, पंजाब गवर्नमेंट का ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सोशल प्रोटेक्शन का, उसमें इंडिविजुअल कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। जबरदस्त। तो कहाँ होते हैं आप आजकल? सर लाहौर में। अच्छा, लाहौर में, जबरदस्त, बेहतरीन। चले सर, तो फिर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा ड्यूरिंग द कोर्स। गपशप लगाइएगा, थोड़ा सा आप भी अपना इनपुट दीजिएगा। हम आपको यूके का देंगे, आप थोड़ा हमें अपनी फील्ड के दीजिएगा। ठीक है सर? अच्छा, चल, ऐसे करते हैं, हम मेरे ख्याल में अपना ही स्टार्ट कर लेते हैं, बेहतर रहेगा बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, जिस तरह हमारा उस दिन भी जो डेमो सेशन था उसमें भी हमारा आप लोग से मेरी बातचीत हुई थी। एंड हमने नॉर्मली अपने इस कोर्स को 3 सेक्शंस में, 4 सेक्शंस में डिवाइड किया था, जिसमें अगर हम पहला हम देखेंगे सर, पर्सनल टैक्सेशन, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्सेशन, देन हम फिर जाएंगे वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम वीएटी बोलते हैं। एंड देन हम जाएंगे
कंपनी सेक्रेटरियल साइड, ठीक है। ये हमारे चार मेन सेक्शंस है, इसको ही हम परसू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब एज यूजुअल जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि हमारा पहला जो मुद्दा रहेगा वो हमारा पर्सनल टैक्सेशन साइड पे रहेगा। तो मेरी कोशिश है आपको मैं थोड़ा सा एक ब्रॉडर पिक्चर दिखा दूं कि पर्सनल टैक्स होता क्या है, कैसे कैसे चीजें होती हैं उसमें, क्या चीजें होती हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर फिर एक एक सेक्शन को या एक एक जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम होगी, जैसे एम्प्लॉयमेंट होगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेंटल इनकम्स होगी, कैपिटल गेन्स हो गए, डिविडेंड्स हो गए, इंटरेस्ट इनकम्स हो गई हैं, पार्टनरशिप्स होगी। तो फिर एक एक को हम ब्रेक डाउन करके उसको पहले अच्छे से हम पढ़ेंगे। देन उसके बारे में उसके रूल्स वगैरह भी देखेंगे, टैक्स रेट्स वगैरह क्या सीन है। एंड हम साथ साथ अपनी एक टैक्स रिटर्न भी प्रिपेयर करते जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ पर्सनल टैक्स रिटर्न को, तो इसमें जो हमारे पास चीजें रहेंगी, इसको अगर हम थोड़ा सा अच्छा, पर्सनल टैक्सेशन इसको हम बाय द वे जो अगर मैं आपको यूके की टर्मिनोलॉजी बताऊं तो हम इसे बोलते हैं सेल, क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं SATR। हेलो। अच्छा, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में या जो यूके की लैंग्वेज में हम इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न बोलते हैं। अच्छा, अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न में हमारे पास जो मेन चीजें हमारे पास देखने को मिलती हैं, जो कॉमनली आपको देखने को नजर आती हैं, उस पे अगर मैं आपको बताऊं तो पहले हमारे पास आती है एम्प्लॉयमेंट इनकम आ जाती है। ठीक हो गया। एम्प्लॉयमेंट इनकम में हम अगर कहते हैं टैक्सेबल बेनिफिट्स भी हमारे पास होते हैं। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे अगर मैं कहूँ जो मोस्ट कॉमन यूज्ड है वो हमारे पास होती है, अल्लाह का भला करे, उसे हम बोलते हैं रेंटल इनकम। थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है जिसको आप सोल ट्रेडर भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास जो मेन एक चीज हम सीखने वाली है, जो कि नॉर्मली जो बेशक अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से भी हो लेकिन जिसको यूके के टैक्सेस के बारे में आइडिया ना हो, तो उसको नॉर्मली ये चीज पता नहीं होती, क्योंकि यूके के टैक्सेस में इंक्लूड होते, पाकिस्तानी आई थिंक वहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता, ये किसी और कंट्री का जितना मुझे पता है। उसे हम बोलते हैं कैपिटल अलाउंसेस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड्स। उसके बाद हम ट्रेडिंग लॉसेस भी देखेंगे। ट्रेडिंग लॉसेस एक्चुअली अगर इसको मैं यहाँ पे लिख कर दूं तो ज्यादा बेहतर रह जाएगा, क्योंकि ये बिलोंग करता है हमारे बिजनेस से, जो हमारा सोल ट्रेड बिजनेस होता है उससे बिलोंग करता है। अच्छा, ट्रेडिंग लॉसेस भी हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे पार्टनरशिप, और हम देखेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स, ये जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CGT बुला बुलाते हैं। ठीक हो गया जी। ये वो सोर्सेज ऑफ इनकम है जो एज पर यूके के क्लाइंट्स की अगर मैं जिक्र करूं, ये जो मेरे पिछले 7.5 8 सालों के जो मेरे एक्सपीरियंस रह चुके हैं यूके इंडस्ट्री से, इंडिविजुअल टैक्सेस में आपको नॉर्मली ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको जस्ट एक इसका ग्लिम्स देता हूँ कि ये काम कैसे करती है। अब जहाँ तक अगर मुझे याद पड़ता है या जितना मुझे पता है पाकिस्तानी टैक्सेस के बारे में, उसमें ये है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है या जिसकी कोई सोल ट्रेड बिजनेस होता है, आई बिलीव उसके टैक्स रेट्स वगैरह थोड़े से डिफरेंट होते हैं।
अच्छा, एनी वॉलेंटियर जिसको थोड़े पाकिस्तानी टैक्सेस के बारे में पता हो एंड वो हमारे साथ इधर थोड़ी कंट्रीब्यूट करना चाहे हमारे लेसन में, तो प्लीज आप अपना रेज हैंड कीजिएगा। एनीवन जिसको थोड़े बहुत पाकिस्तानी टैक्सेस के बारे में आइडिया हो। हाँ, अच्छा जी। सर, इस तरह से होता है कि पाकिस्तान में सैलरी का एक टैक्स रेट होता है। एक हम्म। सैलरी का टैक्स रेट होता है, एक बिजनेस इनकम का टैक्स रेट होता है, और फिर हम्म। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स। और अच्छा। कुछ चीजें हैं, आइटम्स हैं जिन्हें फिक्स टैक्स रजीम में कहा जाता है। वो एज ए सेपरेट ब्लॉक के तौर पर एक खास वैल्यू तक सेपरेट टैक्स ब्लॉक के तौर पर डील होती है। सही। बेहतरीन हो। सही। अच्छा, फहद रिजवान साहब आप जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। बस सर मैं भी बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन है उसमें बेसिकली हेड्स ऑफ इनकम है हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, हम्म। जिसमें नंबर वन पे इनकम फ्रॉम सैलरी है। ये हम्म। आपका एक हेड ऑफ इनकम है। देन आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस है। हम्म। उसके बाद आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है इनके थर्ड टैक्स नंबर रेट्स पे। भी आई बिलीव डिफरेंट है। जी जी डिफरेंट है। ये जो मैं आपको हेड्स बता रहा हूँ ये इन ओके। सब की जो टैक्सेशन है वो अच्छा। प्राइमरीली सबकी डिफरेंट है। उसके ओके। बाद आपके पास कैपिटल गेन्स है और फिर इनकम हम्म। फ्रॉम अदर सोर्सेज है। यानी ओके। जो इनकम आपकी सैलरी इनकम नहीं है, जो इनकम आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, जो कैपिटल गेन हम्म। में नहीं है, जो हम्म। आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करती है। तो ये सही। पांच हेड्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान में टैक्स लॉ के अंदर, और पांचों हम्म। की अपनी अपनी डिफरेंट टैक्सेशंस हैं, सबके लिए अपनी अपनी अलग डिडक्शंस हैं, सबके अपने अपने अलग अलाउंसेस हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा, आप फत भाई अगर माइंड ना करें आप हमारे साथ ही रहिएगा, ताकि जी हम जी थोड़ा सा आपसे भी इनपुट लेते रहें और हम आपको उसके अकॉर्डिंगली हम आपको यूके टैक्स भी समझा सकें। जी अच्छा। सर। अब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि खैर, ये मेरे पास जो येलो हाईलाइटेड है इसको छोड़कर ऊपर मैंने जितनी भी आपको सोर्सेज ऑफ इनकम लिख के दी हैं, इन तमाम पे सेम रेट ऑफ टैक्स लगता है। ठीक है। ठीक है। यूके में ऐसा सिनेरियो नहीं है कि भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग टैक्स रेट्स या अलग रेगुलेशंस हैं। रेंटल इनकम के लिए अलग हो सकती हैं, पर्सनल टैक्स, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सोल ट्रेडर के लिए, डिविडेंड्स के लिए, पार्टनरशिप के लिए, इसके लिए अलग कोई टैक्स रेट्स वगैरह नहीं है। ये इन सबको आप ऐसे कह लें कि आपकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम है उसको जमा करके एक एक बॉक्स में रख दिया जाता है और उस होल बॉक्स पे एक फिक्स टैक्स रेट लगा दिया जाता है। ये होती है यूके में टैक्सेशन। अब जो मैंने कैपिटल गेन टैक्स, इसको मैंने सेपरेट इसलिए रखा हुआ है, इसके अपने टैक्स रेट्स हैं। रेस्ट फ्रॉम द अदर जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उनके अलावा कैपिटल गेन्स पे हमारे टैक्स रेट्स सेपरेट हैं। अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी मोटी चीज, एक रफ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से एक बंदा कहता है कि मेरे यूके में मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, हम कहते हैं कि यार उसकी 25,000 जो थी ना एनुअल, वो उसकी ग्रॉस सैलरी आ गई थी और उससे जो टैक्स डिडक्ट हुआ था ना, हम जस्ट एक रफ एग्जांपल, ठीक है, 1850 पाउंड जो है ना, ये उससे टैक्स डिडक्ट हो चुका है, ग्रॉस और टैक्स। अच्छा, टैक्सेबल बेनिफिट मैं कह लेता हूँ कि जनाब उसको कोई गाड़ी मिली हुई थी, ठीक है, और पूरे साल का जो टैक्सेबल बेनिफिट हम कहते हैं बनते हैं, वो बनते हैं 2500 पाउंड का टैक्सेबल बेनिफिट मिलता है उसको। एम्प्लॉयमेंट की तरफ से एक गाड़ी प्रोवाइड की गई थी और उस पे जो उसके जो टैक्सेबल बेनिफिट बनता है, अब वो टैक्सेबल बेनिफिट बनता कैसे है उसको मॉनिटरी। अब देखिए, आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जो गाड़ी तो मिली, अब आप उसके अगेंस्ट कुछ पे नहीं कर रहे हो, लेकिन आप पर टैक्स लगता है एक किस्म का कि आप इस गाड़ी को जो इस्तेमाल कर रहे हो इसको, मतलब एक एनुअल चलाने के जो आपको बेनिफिट मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा जो आपको एक किस्म के पैसे मिल रहे हैं, अगर मतलब एम्प्लॉयर आपको ना देते तो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, एक मेथड बनाया हुआ है जिसके थ्रू आपका
वो बेनिफिट कैलकुलेट किया जाता है और उस बेनिफिट पे आपको टैक्स पे करना होता है। वो होता कैसे है वो इंशाल्लाह हम एम्प्लॉयमेंट इनकम में डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको। अच्छा, जहाँ तक बात आती है रेंटल इनकम की, अब रेंटल इनकम एक सीधी सादी सी बात है कि भाई मेरे पास एक घर पड़ा हुआ है, वो मैंने किराए पे दिया हुआ है, मुझे महीने का वहां से किराया आ रहा है, ठीक है। और मैं अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस या इस तरह के कोई खर्चा वगैरह और मैं उससे लेस कराकर मेरे पास आखिर में कोई रेंटल इनकम प्रॉफिट बन जाता है, तो वो मेरा टैक्सेबल है। अब मैं कहता हूँ 8,500 मुझे रेंटल इनकम आई थी। मैं कहता हूँ जनाब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेरे को छोटा मोटा सोल ट्रेड बिजनेस भी मैं चला रहा हूँ, या मैं सुपरस्टिशियस टाइप की हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बंदे उसकी हर तरह की सोर्स ऑफ इनकम है, तो ऐसा ऑब्वियसली हर बंदे की नहीं होती है, लेकिन जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, हम कहते हैं एक बंदा है उसका सोल ट्रेड बिजनेस भी है, हम कहते हैं पूरे टैक्स ईयर में उसने जो काम किया है उस पे जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो है, अल्लाह आपका भला करे, हम कहते हैं 28,000 पाउंड का उसको प्रॉफिट इस पे हुआ है। ये हम कहते हैं यार 450 पाउंड को उसको इंटरेस्ट मिला है। एंड उसके बाद अगर हम कहते हैं कि डिविडेंड इनकम उसको मिला है, तो डिविडेंड्स उसको हम कह देते हैं कि जनाब 3500 के डिविडेंड्स मिले, मतलब वो किसी कंपनी के शेयर होल्डर है और उसको ड्यूरिंग देयर कोई डिविडेंड्स मिला। पार्टनरशिप को हम फिलहाल इग्नोर कर लेते हैं, हम कहते हैं पार्टनरशिप नहीं थी, बस ना एक बंदा कितनी वो करेगा। और हम कहते हैं चलो उसकी फॉरेन इनकम भी कोई आई है, हम कहते हैं जनाब 15,000 पाउंड जो है ना, उसकी कोई फॉरेन इनकम भी आई। अच्छा, अब अगर मैं इसको वैसे एक रफ कैलकुलेट करूँ अपने पास, तो मेरे पास जो इनकम इसकी बन रही है, अल्लाह आपका भला करे, वो बन रही है 82,950 पाउंड। अब ये सारी इनकम्स जो मैंने निकाली हैं, ये एक टाइम पीरियड की है। टाइम पीरियड मुराद एक टैक्स ईयर की है, और उस टैक्स ईयर में जितनी भी उसकी इनकम थी वो हमने सारी यहाँ पे लिखी और इस पे हमने टैक्सेस अप्लाई कर। अब हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं या टैक्स पीरियड की बात कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे, जैसे जो अभी हमारा चल रहा है, जो अभी हम देख रहे हैं जिसका आजकल काम चल रहा है, वो है टैक्स ईयर 23-24। ठीक हो क्या? इसको बाय द वे फाइनेंशियल ईयर 23 कहा जाता है। अब हमारे यहाँ अभी जो जुलाई में जून में खत्म है उसको हम 24 बोलते हैं, यूके में 23 कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अगर मैं आपको डेट्स बताऊं तो वो स्टार्ट हुए भजन 6 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024, ये हमारा टैक्स ईयर है। ठीक है। अब हमने ये जितनी भी तमाम इनकम्स लिखी हैं, ये सारी इनकम जो है वो फॉल करती है इस टाइम पीरियड के बीच में। और जब वो इस टाइम पीरियड के बीच में फॉल कर रही है, इन मंथ्स के 6 अप्रैल 2023 से लेकर 5 अप्रैल 2024 के बीच में फॉल कर रही है, तो इट मीन इस पे रूल्स अप्लाई होंगे फाइनेंशियल ईयर 23 या टैक्स ईयर 23-24 के। अच्छा, अब उसके मुताबिक आप पे टैक्स रेट लगते क्या? ठीक हो गया सर? अच्छा, उसके लिए सर हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास एक टैक्स बैंड होता है जिसे हम बोलते हैं अच्छा, पहला हमारे पास टैक्स बैंड है जिसे हम बोलते हैं बेसिक बेसिक रेट बैंड। ठीक है जी। सेकंड हमारे पास आता है हायर रेट बैंड, और थर्ड हमारे पास आता है एडिशनल रेट बैंड। ठीक है जी। ये हमारे पास तीन किस्म के हमारे पास बैंड्स। अच्छा, अब बेसिक बैंड हमारे पास क्या होता है सर, हम देख लेते हैं। वो है कि अगर हमारे इस पूरे टैक्स ईयर में जो हमने ऊपर ये टैक्स ईयर मेंशन किया हुआ है, इसमें अगर हमारी इनकम है फ्रॉम
£1 to 37,700। अगर हमारी इनकम इस अमाउंट के बीच में फॉल कर रही है तो हम पे फिर क्या टैक्स लगेगा? ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट बैंड स्टार्ट होगा वो होगा, अल्लाह आपको भला करे, ये होगा। और उसके बाद हमारे पास है 125, 140, ये हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के टैक्स बैंड्स हैं। अच्छा, अब मतलब ये हुआ हमारा कि अगर एक बंदा है, उसने पूरे टैक्स ईयर में 6 अप्रैल 23 से लेके 5 अप्रैल 24 तक उसकी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक हो गया, वो अगर फॉल करती है बिटवीन £1 to 37,700, सॉरी, तो उस पे हमें टैक्स जो लगेगा वो होगा 20%। एक इंसान जो पूरा टैक्स ईयर उसने काम किया और उसकी टोटल जो इनकम रिसीव जनरेट उसने की है, चाहे वो जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम थी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट थी, चाहे वो रेंटल इनकम थी, चाहे उसकी कोई सोल ट्रेड बिजनेस था, चाहे कोई पार्टनरशिप थी, या उसको डिविडेंड रिसीव हुआ, जो लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी सोर्स ऑफ इनकम उसका हो, उन सबको मिलाकर पूरे टैक्स ईयर में फ्रॉम 6 अप्रैल 23 टू 5 अप्रैल 24, इस ड्यूरेशन के दौरान जितनी भी उसने इनकम जनरेट की है, अगर वो फॉल करती है बिटवीन £1 to 37,700, तो उस पर टैक्स लगेगा 20%। अच्छा, अगर उसकी इनकम 37,700 से एक्सीड करती है, जिस तरह हमारे केस में उसकी इनकम 37,000 से ज्यादा है, उसकी टोटल इनकम जो है, टोटल नेट इनकम जो है हम इस टैक्स ईयर में, वो है £82,950। तो ऑब्वियसली वो हमारी बेसिक रेट बैंड से एक्सीड कर रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि जितनी अमाउंट एक्सीड कर रही है, मतलब जो 37,700 से उसकी इनकम अबव जा रही है, उस इनकम पे उसको 40% टैक्स देना पड़ेगा, अप टू £1,25,140, 1,25,140 तक। अगर इस स्लैब के बीच में इसकी जो भी इनकम फॉल करेगी उस पर 40% टैक्स लगेगा, और फिर 1,25,140 से अबव उसकी जितनी भी इनकम होगी उस पर उसको टैक्स लगेगा 45%। सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा, जो हमने यहाँ पे अपनी एक टोटल एक इनकम जनरेट की है जो कि 82,000 हमारी बनी है, तो इसको पे हम अभी जरा थोड़ा सा टैक्स लगाते हैं कि भाई इस पर टैक्स कैसे लगता है। सर उस पर टैक्स ऐसे लगेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक बैंड में इसकी जो अमाउंट फॉल हो रही है वो कितनी फॉल होगी, जरा फात भाई जरा बताइएगा हमें। जी सर इसकी 37,700 पाउंड होगी इसमें बेसिक बैंड में। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जो इतनी अमाउंट होगी उस पे कितने परसेंट टैक्स लगेगा उसके ऊपर इसको? 20% उसके ऊपर टैक्स होगा। उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। अच्छा, अब इससे अबव इसकी कितनी इनकम जा रही है? अब वो हायर रेट बैंड में भी जा रही है ना, जी जी। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 82,950 में से बेसिक माइनस रेट कर बैंड देंगे माइनस कर दिया, 37.7 को। फोर्टी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी पाउंड मेरे पास बचेगा, जिसपे मुझे टैक्स लगेगा 40। 40%। ठीक हो गया। अब इस पे अगर मैं टैक्स रेट अपना अप्लाई कर लूँ तो प्यारे भाई ये बना कोई हमारी इनकम पे 7,050 ये बना, और इस पे कोई 18,000 टैक्स बना। तो ये अल्लाह आपका भला करे, टोटल टैक्स इसका जो बना है ना 82,950 पाउंड पे, वो टैक्स बना है 25,640 पाउंड। ठीक है सर। ठीक है सर।
अच्छा फाद भाई, आपने माइक म्यूट नहीं करना, ये याद रख। ठीक सही। है। हाँ। अच्छा, अब आपको यहाँ पे तो हम ये कह देते कि जनाब यहाँ हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज आपकी लिखी हुई थी, अगर आपके गौर में आ रही हो। तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है, हम हमें जब सैलरी मिलती है तो हमसे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होके मिलती है, हमें हमें नेट सैलरी मिलती है। तो मुझसे ऑलरेडी इतना टैक्स डिडक्ट हो चुका है। एम आई राइट? जी सर, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा? इसको एडजस्ट कर लेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, जो कि मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगी। और मेरा एडजस्टेड इनकम टैक्स जो बन जाएगा वो बन जाएगा 23,790 पाउंड। ठीक हो गया सर? ठीक है। हम क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, जी बिल्कुल। अब आप भी कहोगे यार, एक बंदे अगर 83,000 पाउंड कमा रहा है तो वो 23,000 टैक्स देगा, मतलब बेचारे को बचा क्या है? मतलब अगर हम ये हिसाब करें, उसने इफेक्टिवली कितना टैक्स पे किया है? 29% उसने टैक्स। जुल्म नहीं है सर? नहीं सर, बेनिफिट्स भी तो ले रहे हैं ना। और खैर थोड़ा लिहाज कर लेना, क्या हो गया है? क्या है, बेचारे की जान में होगी बंदे की यार, इतना टैक्स कौन देते हैं यार? अच्छा, बात ऐसी है ना कि इंडिविजुअल को एक रिलीफ भी मिलता है इनकम्स पे, ठीक है। जिस तरह हमने जिक्र किया कि जो सैलरीड क्लास होती है पाकिस्तान में, उसका बेसिक रेटमेंट 6 लाख है। कि उसकी एनुअल एम्प्लॉयमेंट इनकम अगर 6 लाख है, मतलब 50,000 पर मंथ सैलरी है, तो उस पर टैक्स लागू नहीं होगा। और अगर एक बंदे की सैलरी जैसे 1 लाख पर मंथ है, 12 लाख पर ईयर बनती है, तो उसमें से 6 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा और रिमेनिंग पे 5% टैक्स उसको पे करना पड़ता है। और आई बिलीव जो सोल ट्रेडर होते हैं उनके लिए आई थिंक 4 लाख एग्जाम्प्ट होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर वो भी 6 लाख ही है अभी यहाँ से। तो करंट 6 लाख 2024 में है। जी जी। अच्छा, चलो जो भी लेकिन हो। सर यहाँ पे जो टैक्स रेट्स है ना, ये प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स हैं। उसमें ये नहीं है कि 6 लाख, अगर एक बंदा 10 लाख कमा रहा है तो 6 लाख हाँ, तक एग्जाम्प्ट है, तो 4 लाख के ऊपर टैक्स लग रहा है। वो पूरा 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स रेट्स है। रेलिवेंट स्लैब रेट जो है वो प्रोग्रेसिव रेट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, मैं अगर पाकिस्तान में 10 लाख रुपए की मेरी बिजनेस इनकम है, तो हम्म। और जो 6 लाख रुपए तक की एक रिलीफ अवेलेबल है, तो हाँ मुझे हाँ। 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पाकिस्तान में पे नहीं करना। मुझे यहाँ की जो रेट्स हैं, यहाँ का जो मैकेनिज्म है, वो पूरा 10 लाख रुपए के ऊपर मेरी जो रेलेवेंट स्लैब रेट हिट हो रहा होगा, मुझे उसके ऊपर पे करना है। तो फिर एग्जाम स्लैब का फायदा क्या हुआ? वो सिर्फ इसलिए है कि बेर मिनिमम एक दे दिया कि इस लेवल तक के जितने भी इनकम अर्नर्स होंगे उनको गवर्नमेंट कोई टैक्स पे नहीं करनी। ये अच्छा, रूल्स मजा आ कनेक्शन। गया यार। खैर, यूके में ऐसा नहीं है। वहाँ पे लमसम हिसाब किताब चलते हैं, ठीक है। एक ठीक है। इंसान है जिसने पूरे साल में 82,950 कमाए हैं, तो उसके लिए एक पर्सनल अलाउंस होता है, ठीक है, जिसको हम पर्सनल अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। और ये अप्लाई कब हो रहा है? अब मैं जिस पोजीशन पे मैंने इसको लिखा हूं ना, ये एक्चुअली अप्लाई भी इसी जगह पे होता है। अब मैंने क्या किया, मेरी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को मैंने ऐड किया, उसके बाद मैं पर्सनल अलाउंस उस पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इट मींस कि ये पर्सनल अलाउंस किसी स्पेसिफिक सोर्स ऑफ इनकम के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपकी तमाम सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर जितनी भी है उन सब पे एक ही बारी में अप्लाई हो, ठीक है, ओके। जो कि है 12,570 पाउंड। हाँ जी, एक्सक्यूज मी। जी जीशान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं एक चीज तशरीह करना चाहूंगा, या इसको जरा रीचेक करने की जरूरत है। अभी जो बात की ना कि 0.6 मिलियन में 6 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, और जैसे ही अगर 6 लाख से ऊपर जाता है तो यानी कि 7 लाख होता है तो 7 लाख पे टैक्स अप्लाई होगा। आई डोंट एग्री विद दैट, ऐसा नहीं है। वो आपका 1 लाख रुपए पे टैक्स अप्लाई होगा। That's what I was concerning about. वो ये होता है, हाँ ये हुआ है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। हम्म। अक्सर है ना, जो जो टेक्स्ट जो हमारा जो पोर्टल है वो मिसकैलकुलेट कर रहा होता है।
या उसमें कुछ है ना बग आया हुआ होता है, या वो है ना मिसकैलकुलेशंस कर रहा होता है, या मैं मल्टी वो है ना मिसकैलकुलेशन कर रहा होता है। चलिए या फिर ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप है ना लेट्स सपोज, इससे भी वेरी करता है कि आप अपनी इनकम कहाँ किस हेड में डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हेड ऑफ इनकम होते हैं, तो उससे भी है ना एट टाइम्स है ना वो मेल फंक्शन कर रहा होता है। बट चलिए वो टेक्निकली लीगली वो हम्म, ये है कि जो आपका जो अबव थ्रेशोल्ड है, यानी कि 6 लाख से अबव का जो आपका जो जैसे अभी जो इस वक्त जो टैक्स स्लैब है, वो ये है कि अगर आप 6 लाख से 12 लाख रुपए अगर आप अर्न कर रहे हैं, तो उसका टैक्स रेट अप्लाई होता है 7.5%। सही। वो ठीक। अप्लाई होगा। चलो बेहतरीन हो गया, थैंक्स फॉर द क्या कहते हैं, क्लेरिफिकेशन। थैंक यू सर, थैंक यू जिशान भाई। अच्छा, हम बात कर रहे थे पर्सनल अलाउंस की। तो हम क्या करेंगे, हमारे तमाम सोर्स ऑफ इनकम को ऐड अप करके उसमें से एक फिक्स अमाउंट जिसको हम पर्सनल अलाउंस कहते हैं वो डिडक्ट कर लेंगे। एंड हमारी जो एडजस्टेड नेट इनकम बन जाएगी, जिसको हम ANI भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाएगी, दिस माइनस दिस, जो कि बन गई 70,000। ठीक हो गया। अब क्या होगा, हमारे टैक्स जो लगेगा वो इस 70,000 पे लगेगा, ना कि 82,950 पे लगेगा। तो बेसिक स्लैब मेरा वही रहेगा, और मेरा रिमेनिंग टैक्स जो है ना हम ये कर लेंगे। तो हमारा अभी टैक्स 23,000 से कम होकर कितना हो गया, 18,762 टैक्स बन गया है। ठीक हो गया। लेट्स से बाय एनी चांस अगर हम कहते हैं हमारे पास 1,25,000 हमारी इनकम थी, हमारी यहाँ पे टोटल इनकम जो है ना, यहाँ पे हमारी इतनी बन गई है 182,000, हमारी नेट इनकम ये बन गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 37,000 हमारे पास ये आ गया। और यहाँ पे हमारी यहाँ पे इनकम जो आएगी ना, हमारा ये स्लैब मैक्सिमम जाता है कहाँ तक, 1,25,000 तक। ठीक हो गया। लेकिन फ्रॉम 37,700 पाउंड से लेकर 1,25,140 पाउंड तक। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास जो डिफरेंस बनता है 125 140 माइनस 37,700, ये बनता है 87,440 पाउंड बनता है। ठीक है। तो 87,440 पाउंड जो है ना मेरा, ये हायर रेट बैंड हो जाएगा। और जो मेरे पास यहाँ पे अब एडिशनल रेट बैंड आएगा, उसमें रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी दिस माइनस दिस, ये बना। क्या हुआ भाई जान, दिस माइनस दिस माइनस, ठीक हो गया। ये बना, इसमें हमारा 45% टैक्स लगेगा यहाँ पर, और इस पे हमारा टैक्स 20,000। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी, 62,000, जिसमें जो टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो 1,850 एम्प्लॉयमेंट इनकम पे हम टैक्स पे कर चुके थे। और रिमेनिंग हमारे पास एडजस्टेड नेट इनकम जो है वो कितनी हो गई है, 61,024 पाउंड। ठीक हो गया। तो हमारे टैक्सेस इस तरह से स्प्लिट आउट होते हैं। ठीक हो गया। तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को एड अप करके उससे पर्सनल अलाउंस लेस किया जाता है, हमारे पास एडजस्टेड नेट इनकम आती है। एडजस्टेड नेट इनकम को बैंड्स के मुताबिक उस पर टैक्स रेट्स अप्लाई किया जाता है, और जो हमने ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट किया हमने पे किया होता है HMRC को, वो लेस करा के हमारे पास एडजस्टेड इनकम टैक्स लायबिलिटी बन जाती है, जो कि हमने HMRC को पे करनी होती है। अच्छा, अब यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, सिर्फ यहाँ तक जो चीजें मैंने पढ़ी, आपको अगर इससे आगे कुछ पता है उसको फिलहाल होल्ड ऑन करें। फिलहाल जो कहानी हमने यहाँ अभी एक्सप्लेन की है, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं है, तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड प्लीज। जी सलमान अनवर साहब।
जी सर, ये सिर्फ कंफर्म कर दे, जो पर्सनल अलाउंस है ये फिक्स है, दिस जी अमाउंट इज फिक्स, यस और ये चेंज भी होती रहती है फाइनेंशियल ईयर के टैक्स ईयर के हिसाब यस से, कि ये जी बिल्कुल। हर जब मैं पढ़ रहा था उस जमाने में ये था कुछ 8,000 के फिगर में कुछ था। तो ये ओके। हर साल थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं, लेकिन 12,500 तो पिछले साल भी यही था और इस साल भी यही है। इस साल इन्होंने चेंज नहीं किया। नॉर्मली आपको स्लाइटली चेंज नजर आता है हर बार। मतलब एज ए अमाउंट ये फिक्स है, ये कोई एज परसेंटेज अ नहीं है किसी अमाउंट इनकम नहीं, का। ये एज अ अमाउंट फिक्स है। अच्छा, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट समझा जाता है ना, अब ऑब्वियसली एचएमआरसी की तरफ से इसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो समझा जाता है वो ये है कि एक इंडिविजुअल, उसने अगर यूके में रहना है तो उसको एटलीस्ट 12,570 पाउंड चाहिए पूरे साल की, कि वो यूके में जिंदगी गुजार सके। जो कि मेरे ख्याल में कम है, लेकिन एटलीस्ट कहते हैं इतना आपको चाहिए। उसका घर अपना हो तो फिर ठीक है। नहीं मतलब आप शेयरिंग पे कोई वो होता है ना, जो एक कमरे में चार चार बंदे रह रहे हो, तो फिर मेरे ख्याल में पूरे साल में आप इतने पैसे में गुजार कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल ही है। एनीवन एल्स? सर ये क्या सिर्फ सर ये क्या सिर्फ पर्सनल अलाउंस ही मिलता है? मुझे मैंने इंटरनेशनल जो टैक्स लॉ है उसको तो इतना स्टडी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा किसी ने एक दफा बताया था कि वहां पर जैसे आप अगर किराए का घर लेकर रहते हैं तो यूरोप में, तो आपको उसका भी बाज़ औक़ात कोई बेनिफिट जो है ना वो गवर्नमेंट दे देती है। वो कहती है जी अच्छा, आपको इतने यूरो या इतने जो पाउंड है वो आपको उसमें टैक्स पेबल में रिलीफ मिलेगा, या कुछ और चीज़ों पे भी इस तरह से। तो ये आपने जो बताया है ये सिर्फ आपने पर्सनल अलाउंस का बताया है। इसका मतलब है हमें सिर्फ पर्सनल अलाउंस के हद तक बेनिफिट मिलेगा और कोई बेनिफिट इसके अलावा नहीं होगा, ऐसे तो ही है? बाकी अगर कोई बेनिफिट वगैरह मिलता है ना आपको, रेजिडेंसी वगैरह के रिलेटेड, तो वो वहाँ की लोकल जो काउंसिल होती है वो आपको दे सकती है। एचएमआरसी आपको कोई और रिलीफ नहीं देती। हाँ, कुछ अलाउंसेस है, जैसे ब्लाइंड पर्सन अलाउंस एक मिलता है, अगर एक बंदा अंधा है उसको एक ठीक थोड़ा है। सा अलाउंस मिलता है। उसके अलावा मैरिज अलाउंस भी एक मिलता है, वो उस सिनेरियो वो ऐसा होता है, आगे हमारा वो आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट एक हेडलाइन इसको बता दूं। वो ये होता है कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, ठीक है, और लेट्स से मेरी जो वाइफ है और उनका जो इनकम है बहुत कम है, पर्सनल अलाउंस से कम कम है उसकी, तो वो क्या कर सकती है, अपना पर्सनल अलाउंस जो है ना मुझे ट्रांसफर कर सकती है। कितना? पर्सनल अलाउंस का 10%। ठीक है, इसका 10% मुझे वो पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर कर सकती है। 12,500, सॉरी 1257 पाउंड, जिस जो इफेक्टिवली मेरी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करेगा 251 पाउंड से। मतलब मेरी जितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो मुझे 251 पाउंड का टैक्स रिलीफ दे सकती है फ्रॉम मैरिज अलाउंस। ठीक है। अच्छा सर। अच्छा, पहले आप लोग उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज जो भी क्वेश्चन करें आप रेज हैंड करें। इस तरह मैं ढूंढ रहा हूँ तो कोई बोल रहा कौन है, तो रेज हैंड का प्लीज ऑप्शन यूज किया करें, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन थोड़ा इस चीज को करें। अच्छा, किसका क्वेश्चन है प्लीज आप? हसन भाई, आप? जी सर। सर मैंने जस्ट एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले ही कर रहा हूँ, बट मुझे क्योंकि आपने डिस्कस किया है ना तो इस वजह से। सर जो यूनिवर्सल क्रेडिट मिलता है या जो चाइल्ड बेनिफिट मिलता है, तो जी वो जी। क्या इनकम का पार्ट बनेगा हमारी रिटर्न में? नहीं, अलबत्ता इनकम का पार्ट नहीं बनता है, लेकिन अगर आपकी इनकम 50,000 से एक्सीड करती है तो अलबत्ता आपको चाइल्ड बेनिफिट टैक्स एक पड़ता है। ठीक है, वो आपने पे करना होता है। आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से चाइल्ड बेनिफिट मिलता है वो तभी आपको मिलता है अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफिक अमाउंट से कम हो, तब आपको मिलता है। लेकिन अगर आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम एक्सीड कर जाती है 50,000 से अबव, देन आपको एक स्पेसिफिक चार्ज पे करना होता है गवर्नमेंट को इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड बेनिफिट। ओके। और सर यूनिवर्सल क्रेडिट इनकम का पार्ट बनेगा? यूनिवर्सल क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ किस टर्म्स में आप बात कर रहे हैं? सर जब जैसे कि इनकम में हमने टैक्स, जैसे रेंटल इनकम आ रही है, एम्प्लॉयमेंट इनकम आ रही है, इसी तरह एक पर्सन है, वो एम्प्लॉयमेंट इनकम तो उसकी आ रही है बट वो कम है,
उसको बेनिफिट, उसको काउंसिल की तरफ से टैक्स यूनिवर्सल क्रेडिट मिल रहा है, तो वो भी क्या अपनी रिटर्न में उसको एज अ इनकम शो करवाएगा, या वो जस्ट एज अ बेनिफिट उसको? नहीं, वो नहीं, नहीं, वो नहीं, वो उसके नहीं है। नहीं, उसके इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। एक्चुअली अभी आपके क्वेश्चंस बहुत बन रहे होंगे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन अब हम जब नेक्स्ट क्लास में एम्प्लॉयमेंट इनकम को डिस्क्राइब करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इनकम एक्चुअली है क्या। अब हमें फर्जी तो पता है ना कभी एम्प्लॉयमेंट होती क्या है, लेकिन एज पर यूके एम्प्लॉयमेंट इनकम क्या है, वो क्या होती है, हमारे पास टैक्स का एक फॉर्म आता है जिसे हम बोलते हैं P60 फॉर्म। उस पर मेरी जो जी इनकम जी। लिखी होती है और जो टैक्स डिडक्शन लिखी होती है, वो मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम है। बेशक आपने उससे ज्यादा कमाए या कम कमाए हुए, लेकिन कंसिडर वही की जाती है। क्यों? क्योंकि HMRC के पास भी वही रिकॉर्ड होता है। हाँ, अव्वल तो वो गलत होती ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हो भी जाए तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, और अगर आप गलत शो करवा भी दो ना, HMRC के पास उसका रिकॉर्ड होता है। HMRC खुद ही आपके टैक्स रिटर्न में ठीक करते हैं कि भाईजान हमारे साथ उस्तादियां ना करो, हम आपसे बहुत बड़े उस्ताद है। ओके मैं सर, थैंक यू सो मच। वाकई सीरियसली, ये मैं खुद ही देख चुका हूँ ये सिनेरियो। एक एक में था, पता नहीं हमसे गलती से टैक्स जो था ना वो ज्यादा डल गया था, टैक्स डिडक्शन ज्यादा डली थी। वो जब टैक्स पे करने की बारी आई ना क्लाइंट ने, तो हम उसने हमें कहा कि यार आप लोगों ने जो मुझे ड्राफ्ट बेचा था उसमें टैक्स कुछ और आ रहा था, यहाँ पे टैक्स कुछ और आ रहा है ना HMRC को पोर्टल। तो जब हमने चेक किया ना, हमने नीचे पढ़ा, हमने कहा "ओह, ये तो हमसे भी दो हाथ आगे HMRC को पता है, क्योंकि उसके पास ये रिकॉर्ड होता है, P60 का पेरोल का रिकॉर्ड होता है। दैट्स वाई वो खुद ही उसको ठीक कर लेता है, आपको बताने की आपको बताता भी नहीं, खुद ही कर लेता। ठीक है। ओके। अच्छा सर, इसमें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जैसे आपने भी बात बताई कि वो फौरन ही चेक कर लेते हैं HMRC जो भी है वहाँ पे, तो पाकिस्तान में तो सर नॉर्मली क्या होता है कि 5 इयर्स बैक पे आपका चल रहा होता है असेसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बैठा हूँ 2024 में, तो जो मेरा डाटा, मुझे अगर कोई क्यूरी रिसीव होगी ना, तो वो अभी 2019 पे पहुंचे हुए हैं, 2019 पे होंगे। 5 इयर्स बैक पे सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, खैर इधर ऐसा नहीं है, तो HMRC मेरे ख्याल में आपको पिछले 6 सालों की क्यूरी भेज सकता है, लेकिन उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, और उनको इतना पीछे जाना ही नहीं पड़ता है। उनके आपके जो मसले मसाइल होता है ना, वो उसी साल में आपसे हल करवाते हैं। तो ये आप आगे देखेंगे, इनका बहुत जबरदस्त सिस्टम होता है टैक्स का। ठीक है, इंशाल्लाह। चलो। सलमान भाई, आपको कोई क्वेश्चन है? सलमान अनवर। जी जी। वो आपने अभी एक फॉर्म बताया था सैलरी का, वो कौन सा फॉर्म था उसका, वो लिख देते हैं जरा। टेंशन नहीं लेने, वो मैं आपको भेजूंगा, आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। चलिए। P60 हम उसको कहते हैं। B60। P P P60। पी, ओके। ठीक है, एक P60 होता है, एक P11D फॉर्म होता है, और एक P45 फॉर्म होता है। ठीक है, ये तीन डिफरेंट किस्म के फॉर्म। ये टेंशन ना ले, हम कल की क्लास में हमने यही, इन्हीं के साथ ही हमने खेलना है। ठीक है। अच्छा जी, फात भाई फरमाए। और फहद रिजवान, आपको क्वेश्चन है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो टैक्स लॉज है, जैसे पाकिस्तान में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल, हम पढ़ सकते हैं, आप हमसे कोई ऐसा सॉफ्ट में कुछ रेलेवेंट मटेरियल पढ़ने के लिए भी शेयर कर सकते हैं जो रेलेवेंट उनका लॉ है, बेयर लॉ हो, बेयर एक्ट हो, जो हम को पढ़ सकें। बिल्कुल, मैं आपको नोट्स भी शेयर करूंगा, और बजाय इसके कि मैं आपको किताबें भेजूं, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि भाई आपने HMRC की वेबसाइट से कौन सी चीज़ कैसे देखनी है। इनकी वेबसाइट बहुत अपडेटेड होती है, मतलब उससे ज़्यादा ट्रस्ट आप दुनिया की किसी और किताब पे नहीं कर सकते जितना आप HMRC की वेबसाइट पे कर सकते हो। तो वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, उसके सेक्शन लॉ वगैरह सारा कुछ लिखा होता है, रेट्स ईच एंड एवरीथिंग लिखा होता है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अगर ठीक टैक्स है सर। कैलकुलेशन तो प्रॉपर उसने आपको नीचे एक डेमो एग्जांपल भी करके दी होती कि मैं किस तरह करता हूँ। तो वो टेंशन ना ले, वो सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे साथ। ठीक है। ठीक, थैंक यू। अच्छा, अच्छा भाई, बात ऐसी है ना, यहाँ पे अब जो मैंने ये एक सिनेरियो आपको सारा समझाई, एग्जांपल किया, अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं उनको पहले हाईलाइट करना चाहूंगा। ठीक है। अब पहले मैं हिट करता हूँ पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस आपको तब तक मिलता है जब तक आपकी टोटल नेट इनकम लेस देन 100,000 हो। अगर आपकी इनकम, ये जो टोटल नेट इनकम है, अगर ये 1 लाख से कम है,
तो फिर आपको क्या होता है, पर्सनल अलाउंस पूरा का पूरा मिलता है 12,570 पाउंड। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 लाख से अबव जाती है तो फिर क्या होता है, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, आई होप आप लोग को समझ आ जाएगी। फॉर एवरी 2 पाउंड्स मैंने ये लिखा है कि 1 लाख से आपके अगर 2 पाउंड ऊपर होंगे तो आपका पर्सनल अलाउंस 1 पाउंड से कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ हमारी इनकम है 1,13,350, ठीक है। अगर हम कहते हैं हमारी इनकम कितनी है, 1,13,350, तो इससे मैं क्या करूंगा, लेस 100,000, जो कि मेरी बन जाएगी, अल्लाह आपका भला करे, दिस माइनस दिस, सॉरी, 13,350 अमाउंट मेरी ज्यादा है 1 लाख से, इसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाई 2, और ये मेरी पर्सनल अलाउंस से ये अमाउंट कम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर पहले मेरा पर्सनल अलाउंस 12,570 पाउंड था, अभी मेरा पर्सनल अलाउंस हो जाएगा दिस माइनस दिस, अब मेरा पर्सनल अलाउंस हो जाएगा 5,895 पाउंड। कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है, कितना बनता है, +12,570 इंटू 2, हाँ, अगर आपकी इनकम एक्सीड्स 125,140, come on, PA स्टैंड फॉर पर्सनल अलाउंस। ठीक है। अगर आपका पर्सनल अलाउंस, आपकी अगर टोटल नेट इनकम ये जो टोटल नेट इनकम है, अगर ये 1,25,140 से ऊपर हो गई या इसके बराबर हो गई है, तो आपका पर्सनल अलाउंस 0 हो जाएगा। सादा जुबान में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी टोटल नेट इनकम तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को मिला के वो अमाउंट, अगर वो 1 लाख से जितनी भी ऊपर होती जाएगी, तो हर 2 पाउंड एक्सेस अमाउंट के ऊपर 1 पाउंड का पर्सनल अलाउंस डिडक्ट होता जाएगा। अगर आपकी 10,000 इनकम 1 लाख से ज्यादा है, मतलब 1,10,000 टोटल इनकम है, तो 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी है लाख से, उसको हाफ करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो 10,000 का डिवाइड बाई 2 करो तो 5,000 बनता है। तो आपके पर्सनल अलाउंस में से 5,000 लेस हो जाएगा, 12,570 में से 5,000 लेस होके वो हो जाएगा तकरीबन 7,570 पाउंड बन जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट किसको क्लियर नहीं है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। पर्सनल अलाउंस का पॉइंट किसको क्लियर नहीं है? अहमद कमाल साहब, इस माइक अनम्यूट कीजिए। सर जी अहमद भाई, ये चीज समझ आई आपको? जी सर समझ आइए। अच्छा, अगर एक बंदे की इनकम हो, सर आप जरा मुझे बताएं, अगर एक बंदे की 1,19,650 हो, इतनी इनकम हो, तो उसका पर्सनल लॉस कितना बनेगा, जरा बताइएगा मुझे। 19,650 अगर एक बंदे, डिवाइडेड बाई 2, हाँ, जितनी अमाउंट आएगी उसको लेस कर देंगे तो पर्सनल अलाउंस है गुड, 12,570। हाँ, बिल्कुल बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो हमारी एक्स्ट्रा अमाउंट जो है ना, वो 19,650 बनती है। इसको मैं डिवाइडेड बाई 2 किया और इसको मैंने लेस करा दिया पर्सनल अलाउंस से, तो हमारा 2,745 पाउंड का पर्सनल अलाउंस बच जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम पर्सनल ठीक अलाउंस है। की कैलकुलेशन करते हैं। बेहतरीन हो गया, गुड हो गया। एनीवन, किसी को कंफ्यूजन इसमें? बेहतरीन।
अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताना पसंद करूंगा। वो ये है कि यहाँ पे हमने सर जो डिविडेंड्स लिखे हैं ना सर, इसमें भी थोड़ा सा पंगा है। पंगा ऐसा है कि जो डिविडेंड इनकम होती है ना सर, इस पे टैक्स रेट्स थोड़े से डिफरेंट लगते हैं। एक तो मैंने आपको सीजीटी बता दिया था, कैपिटल गेन टैक्स, इस पे टैक्सेस डिफरेंट लगते हैं। और एक डिविडेंड्स पे डिफरेंट लगते हैं। डिविडेंड पे कैसे लगते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। डिविडेंड पे ये सीन होता है कि स्लैब्स आपकी यही होते हैं, ठीक हो गया, लेकिन उस पर टैक्स रेट हमारे डिफरेंट लगते हैं। कैसे? अगर मैं लेट्स से अगर मैं कहता मैं एक इंडिविजुअल और मेरी सिर्फ डिविडेंड इनकम है, तो मेरे ऊपर बेसिक रेट बैंड में नॉर्मली तो मुझ पर 20% लगता है, लेकिन अगर मेरी डिविडेंड इनकम होगी तो मुझ पे टैक्स लगेगा 8.75%। ठीक हो गया जी? सॉरी। और अगर मैं हायर रेट बैंड का टैक्स पे रहूंगा तो मुझ पे लगेगा 33.75%। और अगर मैं हायर रेट बैंड का टैक्स पे रहूं तो मुझ पे लगेगा 39.35% का टैक्स रेट अप्लाई होगा। डिविडेंड्स के लिए आपके ये टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। अब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो डिविडेंड्स आए हैं, ये चूंकि मेरे पार्ट बना था टोटल नेट इनकम का, ठीक हो गया, इसको मैं इसको हटा के यहाँ से इसको मैं इधर साइड पर रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। ठीक है, मेरी टैक्स लाइबिलिटी ये हो गई है। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि मैं हायर रेट टैक्स पेयर बन रहा हूँ। एक चीज याद रखिएगा, डिविडेंड पे आप सबसे आखिर में टैक्स लगाते हो। क्यों? क्योंकि उसका टैक्स रेट कम है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई और इनकम होती, जैसे एम्प्लॉयमेंट इनकम होती और वो एडिशनल बैंड में फॉल कर दी, तो उस पर 45% टैक्स लगता। लेकिन अगर मैं आखिर में डिविडेंड पे टैक्स लगाऊंगा तो उस पर 45 की बजाय 39.35% टैक्स लगेगा, जो कि तकरीबन 5.65% का आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो अब मेरी सारी इनकम पे मेरे यहाँ पे टैक्स आ गया, और यहाँ पे जो डिविडेंड इनकम थी ना, उस पर मैं यहाँ पे अलग से टैक्स लगा लूंगा, जो कि मेरी बनती है 3500 पाउंड। और यहाँ पे मेरी इनकम में ये ऐड हो जाए। ठीक हो गया? डिविडेंड्स पे आपकी सेपरेट टैक्स रेट्स होंगे। ये टैक्स रेट्स हैं डिविडेंड्स के लिए। जी सलमान अनवर मलिक साहब, फरमाइए सर। जी अच्छा, इसका मतलब ये है कि डिविडेंड इनकम में आपने बैंड टोटल ही देखना है, डिविडेंड का बैंड नहीं यस, देखना। मैं बैंड आपको टोटल ही कंसिडर होगा। मैं थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट सी एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा समझ लीजिएगा, जो हमने ड्रामे वगैरह में देखे होते हैं ना, जो एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गई या रेंटल इनकम हो गई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गई है, इंटरेस्ट इनकम हो गई, पार्टनरशिप हो गई है, फॉरेन इनकम हो गई है ना, ये है सके भाई। ठीक हो गया सर? और ये डिविडेंड जो है ना, ये है सुतेला भाई। ठीक है, तो पहले बैंड्स को जो है ना खाएंगे सगे भाई, आखिर में जो खाएंगे ना वो होगा सुतेला भाई, जो कि डिविडेंड इनकम। अब समझ आइए आपको। माजरत, बड़ी कोई लेम किस्म की एग्जांपल है, लेकिन है, खुद से बनाई है मैंने। मेक सेंस? कहने का मकसद ये है कि डिविडेंड के अलावा बाकी जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगी, पहले आपने उनको यूज करना है अपने बैंड्स में। क्यों? क्योंकि उनपे हायर रेट लगते हैं, 20, 40, 45 लगते हैं। ठीक है, डिविडेंड्स को आखिर में इसलिए हम टैक्सेबल करते हैं कि अगर हमारी इनकम स्लैब हायर बैंड में भी जाता है तो वो फिर भी वो बाकी इनकम से कम टैक्सेबल है। मेक सेंस सलमान साहब? जी ठीक है, इट्स ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा, बाय द वे, जो क्वेश्चन पूछेगा वो माइक यूज नहीं करेगा, ठीक है, वो हमारे साथ ही रहेगा फिर। अच्छा, आई एम सॉरी, एक और रेज हैंड है, लेकिन उनका नाम हमें नहीं पता, लेनोवो के नेम से आ रहा है, तो प्लीज जो भी है आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल बेहतरीन आ रही है सर। सर सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक बंदा है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है और साथ वो कोई अपना बिजनेस भी कर रहा है,
और उस बिजनेस से वो डिविडेंड इनकम ले रहा है, तो आया हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को प्लीज स्टॉप, सेपरेट प्लीज करेंगे? स्टॉप, प्लीज स्टॉप हियर। देखिए, आपने क्या बिजनेस, बिजनेस मीन्स कंपनी और सोल ट्रेडर। सर कंपनी सर, लिमिटेड कंपनी सर। हाँ। अब अच्छा चले, आप कंटिन्यू करें। हाँ, वो उसमें से वो डिविडेंड ले रहा है, और डिविडेंड भी वो 25,000 और 30,000 ईयर का ले रहा है, और जो इनकम है, जो उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है सर, वो तकरीबन कुछ 26-27 को बराबर बराबर है। तो हम दोनों को सेपरेट करेंगे, या जो करते हैं हमारा? इधर। आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम। जी सर। एम्प्लॉयमेंट इनकम आप कह रहे कितनी है हमारे पास? सर 24,000 सर। 24,000 एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गई है। डिविडेंड्स कितने हो गए हमारे पास सर? 27-28,000 कर लें सर, ईयरली सर। 27,500 हो गए, ठीक हो गया। जी सर, जी सर। ये हमारे पास हमारी टोटल इनकम ये बन गई है, ऐसे ही है सर। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही सर। अच्छा, अब इससे मैं पहले तो करूंगा लेस पर्सनल अलाउंस, ठीक हो गया सर। पर्सनल अलाउंस पहले मैं लेस करूंगा इससे, तो मेरी जो एडजस्टेड नेट इनकम बनी मेरी, वो क्या बनी? ठीक हो गया, अठतीस जी हजार सर, बिल्कुल नौ सौ पचास 930 बन गई, ठीक हो गया। सर। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा बेसिक। बेसिक पे मेरी जो इनकम होगी वो अल्लाह आपको भला करे, होगी 20% सर। 37। इतनी इनकम पे मेरी बेसिक लग जाएगी, जो कि हो जाएगी 20% करूंगा तो इतनी हो गई है। रिमेनिंग अमाउंट सर मेरी बच जाएगी। अब ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये डिविडेंड्स की है, क्योंकि पहले मैंने ठीक है सर। एम्प्लॉयमेंट इनकम को खत्म करना है। तो रिमेनिंग ठीक है इनकम मेरी सर। जो रह जाएगी वो हो जाएगी 38,000 माइनस 37700। ये इनकम मेरी बच गई, ऐसा ही है। जी सर, बिल्कुल सही सर। ये 20% लग गई, और ये मेरा टैक्स बैंड लग जाएगा 33.75 डिविडेंड्स वाला, जी सर। ठीक हो गया। तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी ये बन जाएगी जी सात सर। हजार नौ सौ पचपन ठीक हो गया। ओके सर। सर मतलब अब जब मैं टैक्स कैलकुलेशन करूंगा तो पहले मैं बाकी इनकम्स को सबसे पहले उनको टैक्सेबल करूंगा, ताकि मैं वो हैवी जो टैक्स रेट है उनको यूज कर लूं। और डिविडेंड पे चूंकि कम टैक्स टैक्स रेट लगता है बनिस्बत बाकी इनकम्स के, तो उसको मैं आखिर में टैक्सेबल करूंगा। ओके सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम एम्प्लॉयमेंट को करेंगे 40%, 20% से, और डिविडेंड को या नहीं, करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे थोड़ा सा टाइम, ये हमने चवल मारी है, ऐसे नहीं नहीं करेंगे नहीं, हम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। इसको मैं यहाँ से मैं निकाल के, सॉरी माय बैड, इसको मैं यहाँ से निकाल के यहाँ अलहदा से कर रहा हूँ। मैं सर। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इनकम को पहले अलहदा करूंगा, ठीक हो गया सर। ये जी मेरी सर। टोटल इनकम हो गई, सही। उससे पर्सनल अलाउंस लेस किया, मेरी एडजस्टेड नेट इनकम ये आ गई है। बेसिक रेट इस पे लगेगा मेरा 20%, जी ठीक हो सर। गया। ये मेरी लग गया एम्प्लॉयमेंट पे, इतना टैक्स लग गया। अब मेरे बेसिक रेट बैंड में कितना यूज हो चुके हैं सर? अब मैं करूंगा 37,700 माइनस कितने की मैंने अमाउंट यूज की हुई है? 11,000 जी 11,000, सर। ठीक है। मेरे पास जी कितना सर। रह गया? 26,000। 26,270। और मेरे जी पास सर। टोटल डिविडेंड कितने अमाउंट के? 2750। 27,500 का सर। जी सर। अगर मैं ये कर लूँ तो ठीक है। तो ये जी मेरे सर। डिविडेंड पूरे हो गए 27,500। तो इस पे मेरा टैक्स रेट लगेगा जो मेरा है, 8.7%। और दिस पे ये लगेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे अभी जो मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनी है वो मेरी ये लगी, तकरीबन पांच जी हजार सर। बन रही। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर हम दोनों इनकम को ऐड करते हैं, क्योंकि डिविडेंड्स इनकम जो है वो हायर साइड पे है, तो हम डिविडेंड का रेट नहीं यूज करेंगे। सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये था मेरा क्वेश्चन। नो, नहीं, ओके ओके। अच्छा, मिक्स डिविडेंड, नहीं, मतलब नहीं कर सकते। देख ये टैक्स पेने की बात है ना।
अब फॉर एग्जांपल, अब अगर आप यहाँ पे डिविडेंड पे पहले बेसिक लगा लेते और आप एम्प्लॉयमेंट पे को बाद में लाते, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट पे हायर रेट बैंड कितना लगता है? 40%। जी सर। लेकिन डिविडेंड के हायर पे कितना लगेगा? 33% सर। हाँ, तो थर्ट कम तकलीफ वाली चीज को आप चूज करोगे ना कि वो हायर बैंड में जाए। जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सर जब मैं पाकिस्तान में था वहां पे जब हमने टैक्स पढ़ा था, गुलाम नबी साहब थे माशाल्लाह, बड़े मंजे हुए बंदे थे। जी। उन्होंने पढ़ाया था हमें, उन्होंने ये कहा था कि जिसका प्रोपोर्शनेट कर लें, जिसका जिस इनकम का 50% से ऊपर होगा ना, तो वो रेट अप्लाई होंगे। मैं इस कॉन्सेप्ट से आपसे बात कर रहा था सर। नहीं, हम इस तरह नहीं लेके चलते। अच्छा, ये तो अब मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बता रहा हूँ। हम जब सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और सॉफ्टवेयर हमें कैलकुलेट करके देखें, सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही जी, करके देगा। ओके ओके ओके, तो कॉन्सेप्ट पीछे यही होगा ना, जाहिर बात है। हाँ, उसमें तो जो वो जो हमने सेटिंग की होगी सारी टैक्स रेट वगैरह की, वो तो इसी कॉन्सेप्ट पे की होगी ना बॉस। बाय द वे आई एम सॉरी, आपके वर्ड्स को मैं करेक्ट करूंगा, हमने नहीं सेटिंग की, HMRC की ये सेटिंग है। सॉरी सॉरी, मतलब नहीं, HMRC। नहीं, हाँ जी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत कहा है, मैं जस्ट आपको एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था। ये सॉफ्टवेयर्स जी जो सर। होते हैं, ये HMRC से अप्रूव्ड होते हैं। ओके ये ओके, ये आम खास ठीक हो सॉफ्टवेयर गया। नहीं होती ये। अगर लेट्स मैंने कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाया, मैं HMRC से पहले इसको अप्रूव कराऊंगा, देन मैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू टैक्स रिटर्न बना के सबमिट कर सकता हूँ। ओके ओके ओके। अच्छा सर, ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चन है। ये आपने बेसिक बैंड, हायर रेट बैंड और एडिशनल रेट बैंड, ये थोड़ा सा बता दें, ये क्या चीज़ है सर? ये जो अब इसका थोड़ा सा नीचे सर आप आ जाएं। ये जो अ, आपने ये बैंड रेट लिखे हुए ना, 37,700, 87, हाँ 440, हाँ 41, ये मैं थोड़ा बेसिकली लेट हुआ हूँ ना इन, तो इसलिए मुझे समझ नहीं, ये क्या चीज़ है सर? ये थोड़ा बता सर, दें। ये आपके पास बेसिक जो टैक्स कंप्यूटेशन है, आपने इस तरह करनी है। अगर जी सर। आपकी टोटल नेट इनकम, ये एडजस्टेड नेट इनकम जो हमारे पास बनी है, तमाम जी सर। सोर्सेज ऑफ इनकम को मिला के उससे पर्सनल अलाउंस लेस करके आपके पास जो इनकम बनेगी, उसको हम जी बोलते हैं एडजस्टेड नेट इनकम। ठीक हो गया? ओके सर, ये ठीक हो गया। इनकम जो है, इसको हम स्प्लिट आउट करते हैं बिटवीन टैक्स बैंड। किस तरह कि इस 1,66,880 पाउंड में से पहले 37,700 पाउंड पे टैक्स कितना लगेगा? 20%। 20% सर। उससे अबव इनकम जो कि हायर रेट बैंड में फॉल करोगी, उस पर 40%। और वो अमाउंट जो 1,25,140 से अबव जाएगी, उस पे लगेगा 45% टैक्स, एंड वाइस वर्सा फॉर द डिविडेंड रेट्स। डिविडेंड का। ओके, ठीक हो गया? मतलब मैं अपनी क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर हमारी इनकम से सर 50,000 है, तो हाँ, फर्स्ट 37,700 पे 20% लगेगा, और रिमेनिंग 50 और 37,700 में से जब माइनस करेंगे तो 13,000 समथिंग जो बनेगा, उस पे हम 40% फिक्स्ड है। लगाएंगे। जी बिल्कुल। ओके 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 सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन टाइम। अप्रूवल जरा पूछो उनसे किस तरह होगा ये। जी फहद भाई, आप अपना माइक जरा म्यूट अगर कर ले, माइंड ना करें। जी हामिद महमूद साहब, प्लीज पूछ सकते हैं आप। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो 33.75% है, ये जरा मुझे थोड़ा सा इसमें मुझे समझ नहीं आई इसकी कि ये कैसे। और ये जो 26,000 वो आपने निकाला था ना डिविडेंड इनकम का स्लैब, 26,270, हम्म। ये जरा मुझे समझ नहीं आया, 26,270 किस तरह से निकला है ये? अच्छा, एट पॉइंट मैं सेवन फाइव परसेंट आपने बताया था, वो मुझे समझ आ गया कि वो इसका जो सबसे हाईएस्ट बैंड होगा ना, उसके अदर डिविडेंड को फॉल करके तो वो उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। लेट मी रिपीट, लेकिन डोंट वरी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। हमें भाई ने एक एग्जांपल दी कि सर आप एग्जांपल करें कि जिसमें डिविडेंड हमारे पास 27,500 के हैं और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है वो 24,000 पाउंड की है। ठीक हो गया सर? अब इस पे मैंने टैक्स कैलकुलेट करना था। हामिद भाई प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट रखें कि आपको हमें पता लगे आपको समझ आ रही है हमें। ठीक है सर। ठीक है। हामिद भाई, आपका ही क्वेश्चन था ना जी जी, अभी? मेरा ही। ओके। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने आ, इस पे टैक्सेस लगाने थे कि एक हमारी जो ए इनकम थी वो डिविडेंड थी, और बी इनकम हमारी एम्प्लॉयमेंट थी। अब चूंकि डिविडेंड पे मेरे सेपरेट टैक्स रेट्स लगते हैं और एम्प्लॉयमेंट पे सेपरेट लगते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले टोटल इनकम ली, जिसको मैं कहता हूँ एडजस्टेड या टोटल टोटल नेट इनकम। ठीक है, तो मेरी 24,000 आई, क्योंकि मैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम ले रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें से मैंने पर्सनल अलाउंस लेस किया। मेरे पास मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी रह गई है?
11,430 पाउंड। ठीक हो गया। इस पे मैंने टैक्स लगा दिया बेसिक रेट बैंड, क्योंकि ये 37,700 से कम बनती है। इस पे मैंने 20% टैक्स लगाया, तो मेरा टैक्स बना एम्प्लॉयमेंट का कितना? 2286। एम्प्लॉयमेंट इनकम का ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया, अभी हमने डिविडेंड्स पे भी तो टैक्स लगाना है ना, लेकिन हमने पहले ये चेक करना है कि भाईजान जो मेरे पास बेसिक बैंड है, जो कि है अप टू 37,700 तक, उसमें से कितने स्पेस खाली है। ठीक है। 37,700 में से 11,430 पाउंड का स्लैब का हम यूज कर लिया ना अमित भाई। जी 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 जी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, हम्म, 27,000 में से, सॉरी 37,700 में से मैंने 11,430 लेस किया, तो मेरे पास क्या बना? छब्बीस हजार दो 26,200। सौ सत्तर पाउंड। आप समझ आ अब गई है इसकी। ये डिविडेंड्स थे, लेकिन मेरा डिविडेंड्स 26,270 से ज्यादा है, वो है 27,500 है। हम्म। तो अब जाहिर बात, जब बेसिक रेट बैंड तो मेरा खत्म हो गया ना, अब मैं ऑटोमेटिकली हायर बैंड में जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। तो जो रिमेनिंग बेसिक रेट बैंड था 26,270, उसमें मैंने बेसिक रेट बैंड का रेट लगा लिया डिविडेंड का, ये वाला। ठीक है। ठीक है। और जो रिमेनिंग अबव अमाउंट जा रही थी वो मेरे हायर बैंड में जा रही थी, तो मैंने उस पर डिविडेंड का हायर रेट बैंड लगा लिया। बस ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा जी कि इस एग्जांपल में हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम और डिविडेंड इनकम का कंपैरिजन करके तो ये बैंड अप्लाई किए हैं, जी लेकिन जी। अगर एक आदमी है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है, उसकी रेंटल इनकम भी है, उसकी सोल ट्रेडरशिप भी है, तो उस सूरत हाल में भी हम एम्प्लॉयमेंट को ही इसे मैच नो, करेंगे या हम? डिविडेंड के अलावा बाकी बाकी तमाम इनकम को एक साथ करके पहले उन पे हम टैक्स लगाएंगे, आखिर में डिविडेंड पे लगाएंगे। जबरदस्त सर, थैंक यू सर, ठीक है। थैंक यू, और समझ आ गई। जिस तरह मैंने वो पहले वो एग्जांपल में कहा ना कि डिविडेंड्स का थोड़ा सा सोतेले वाला अपने हिसाब करना है, उसको सबसे ठीक आखिर के लिए आपने रखना है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। वो अच्छा जी, लेनोवो वाले भाई, आपका क्वेश्चन है? प्लीज अगर आप अपना नाम बता दे तो हमें आसानी हो जाएगी सर। जी सर, सॉरी, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद सर, मैं यहाँ ब्रेडफोर्ड से हूँ सर। जी जी अच्छा राशिद सर, भाई। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि अक्सर एक दो जगह पे बात हुई थी कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप डिविडेंड इनकम हायर कर लेंगे तो आपको टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। सर, ये ऐसे ही है या मतलब या फैक्चुअल का इसके साथ कोई ताल्लुक है? मतलब मैं एक लिमिटेड कंपनी चला रहा हूँ, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। हम्म उसमें से हम्म। अगर मैं और जॉब भी कर रहा हूँ, और जॉब की जो इनकम है वो मैं कम शो करूंगा, और उससे हाँ ज्यादा मैं डिविडेंड अर्न करूंगा अपनी कंपनी में से, हाँ। तो उसमें कोई रिबेट मिल सकता है टैक्स में मुझे सर, एचएमआरसी की तरफ से? अच्छा, अब आप जिस चीज की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट में वो चीज कराना चाह रहे हो, आई बिलीव कि आप इसी चीज की ही बात कर रहे हो सर। आप बात कर रहे हो कि मैं थोड़ी सी अंग्रेजी यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा कि फर्स्ट 1,000 ऑफ डिविडेंड्स विल ऑलवेज बी टैक्स्ड एट 0%। ठीक है। जी ठीक हो गया सर। मतलब आपकी जो डिविडेंड इनकम होगी ना, जिस तरह हमारे यहाँ अभी डिविडेंड इनकम हमारे पास थी 3,500। ठीक है। तो तीन जी सर। हजार पांच सौ में से पहले 1,000 पाउंड एग्जाम, बचे कितने? 2,500 डिविडेंड। 2,500 सर, डिविडेंड पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, ठीक है। मतलब अगर हम 27,000 भी लेते हैं तो उसमें से भी सिर्फ 1,000 एग्जाम्प्ट होगा, पर रिमेनिंग पे 1,000, हमें टैक्स देना पड़ेगा? यस, ओ, फिक्स ओके 1,000। बेशक आप ओके। बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, बेशक आप हायर रेट टैक्स पेयर हो, बेशक आप एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो, आपको 1,000 का डिविडेंड एग्जाम मिलेगा। एग्जाम्प्ट मिलेगा। ओके 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 ओके, ठीक और हो गया सर। उसके अलावा एक और चीज है। फर्स्ट 1,000 ऑफ इंटरेस्ट इनकम फॉर बेसिक एंड 500 फॉर जो इंटरेस्ट इनकम मेरे पास होगी, बैंक इंटरेस्ट वगैरह वट जो भी हो गया,
अगर तो मैं बेसिक रेट टैक्स पेयर हूँ कि मेरी टोटल इनकम मिलाकर उस पर सिर्फ 20% वाला स्लैब लग रहा है, इट मीन्स मैं बेसिक रेट टैक्स पेयर हूँ और मैं हायर बैंड में नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिक रेट टैक्स पेयर हूँ। और अगर मेरी इनकम पे हायर रेट बैंड भी लग रहा है 40%, तो फिर मुझे कहा जाएगा कि मैं हायर रेट टैक्स पेयर हूँ। तो अगर तो मैं बेसिक रेट टैक्स पेयर हूँ तो मेरी इंटरेस्ट इनकम में 1000 पाउंड एग्जाम्प्ट होगा, और अगर मैं हायर रेट टैक्स पेयर हूँ तो फिर मेरे लिए 500 पाउंड के इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट होगी। ओके ओके ओके, ठीक हो गया सर। इसके अलावा कोई रिलीफ नहीं मिल सकता हमें, मतलब डिविडेंड इनकम लेने से? नहीं, डिविडेंड इनकम इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्योंकि उस पे बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम की निस्बत पे कम टैक्स लगता है बस। कम और टैक्स मिलता है, ओके ओके ओके, ठीक क्योंकि हो गया सर, ठीक हो अगर आप गया बेसिक रेट बैंड में देखें तो आपको कितने का फर्क नजर आ रहा है? सर। इलेवन यहाँ तो बहुत ज्यादा परसेंट फर्क है, हाँ जी। इधर अगर हम आते हैं तो 6.25, इधर हम आते हैं 5.6%। तो हम्म। है, इस बेनिफिट तो है ना। जी जी बिल्कुल सर, देखिए ना बेसिक रेट में तो सर 11.25 अच्छा खासा बेनिफिट है सर। और 1000 स्टेट एग्जाम वो भी ले लें आप। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल सही सर, थैंक यू सर। सर नो, वेरी इंफॉर्मेटिव सर। नो, थैंक यू जी। हामिद भाई, हामिद महमूद। अच्छा सर, मैं ये जो बात हो रही थी ना कि इसमें सैलरी लेने में बेनिफिट है या उसमें, तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था। वो ये कि ये तो एक कैलकुलेशन बना के देखना पड़ेगा कि किसी आदमी को सैलरी के कितनी सैलरी तक जो है उसको सैलरी में बेनिफिट है, और कितनी सैलरी से जो एडिशन है वो डिविडेंड में बेनिफिट है। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, या कि ये एक बिल्कुल, ये आपकी अपनी सिंपल टैक्स फार्मूला? प्लानिंग की, नहीं, ये आपकी अपनी जी ये, टैक्स प्लानिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मैं ठीक अगर है। आपको बताऊं, जिस तरह हमें राशिद भाई ने कहा कि मैं कंपनी का डायरेक्टर भी हूं, तो हम डायरेक्टर के लिए मिनिमम वेज रखते हैं। हम उसको सैलरी देते हैं 9100 डिवाइडेड बाय 12। हम उसको ऑन एवरेज मंथली सैलरी देते हैं 758 पाउंड्स। ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि इसकी एनुअल सैलरी कितनी बनेगी? नौ 9100। 9100। और जी जी। कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है तो उसके ऊपर जो कंपनीज को टैक्स देना पड़ता है, जिसको कहते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। तो अगर जी किसी बंदे की सैलरी 9100 से कम है तो कंपनी को नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो लिहाजा ठीक ठीक। डायरेक्टर की सैलरी हम मिनिमम इतनी रखते अच्छा 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 अच्छा। हैं। ये सारी टैक्स प्लानिंग होती है, आपने खुद को देखना कि भाई आप कौन सा टीका बर्दाश्त कर सकते हो। अच्छा, ये चीजें तो फिर हमें, मेरा ख्याल है उस वक्त समझ में आनी शुरू होंगी जब हम थोड़ा सा इसको ज्यादा पढ़ लेंगे। शायद अभी हम ऑब्वियसली, शायद इसमें ऑब्वियसली, कंफ्यूज हो। ठीक है। ऑब्वियसली अभी इतना, अभी तो देखिए मैं आपको सर सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ कि यार एक बंदे की अगर इतनी तनख्वाह है, उसकी ये सोर्स ऑफ इनकम है, उसको मिला के हमने इतने पैसे बना लिए, उस पे ऐसे ऐसे टैक्स लगेगा और इतना टैक्स लायबिलिटी बन गई बस। ठीक है, अब सही है, उसके बाद हर थैंक्स। सोर्स ऑफ इनकम को के बीच में हम जब घुसेंगे तब मजा आएगा। ठीक है जी। ठीक है। ठीक ठीक। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर, सर जी आपसे। पूछे, जी पूछे प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप प्रैक्टिस के लिए सर हम मतलब एक्सेल यूज करेंगे या कोई और सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी है जो हम प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे सर? सर हम एक्सेल भी यूज करेंगे, हम सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे, हम नोट्स भी यूज करेंगे, हम सब कुछ यूज करेंगे सर। ओके ओके ओके, मतलब बेसिकली तो सर मैं जो यहाँ पे आने का मकसद ही यही है, क्योंकि मैं अपनी कंसल्टेंसी फर्म मैंने स्टार्ट की है यहाँ यूके में ना। तो आई वांट टू गेट, मेरे पास 3-4 क्लाइंट्स भी हैं। तो हम्म, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि 2 से 3 महीने बाद मेरी टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो मेरे अच्छे हैं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में आपको पता पड़ा है टैक्स के जो कैलकुलेशंस हैं, सिर्फ ये है कि लॉ में फ़र्क है और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में फ़र्क है, जिसकी वजह से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है सर। सर हम अपने जो एक प्रोसीजर से चला रहे होते कोर्स को वो भी करेंगे। उसके बाद उसके अलावा अगर आउट ऑफ द वे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज भी पूछनी हो तो क्लास में पूछ लिया करेंगे हम, आपके आपके क्या कहते हैं बनिस्बत और को भी बता देंगे सर। सही है सर। एक और आपसे फेवर चाहिए थी अगर पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि सर आज तो इत्तेफाक की बात है मुझे छुट्टी है, अदरवाइज इस टाइम मैं ऑफिस में होता हूँ। तो सर कोई और टाइम एडजस्ट हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये सुना था कि 3 से 4 दिन क्लासेस है ना सर? नहीं, दो अगर दिन आपके होते लिए पॉसिबल 2 दिन, ये ट्यूसडे और वेनसडे सर? हैं। मंडे और ट्यूसडे हमारी इस बैच की क्लास होती है और ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा नेक्स्ट बैच
जो प्रीवियस बैच चल रहा है उसकी क्लासेस होती हैं। ओके 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 ओके। भाई आप लोग के लिए ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं, आप वो भी नहीं देख सर, सकते हैं अगर बाय एनी चांस आप वो ना ले सकें देखिए ना क्लास। आप। जी सर, क्योंकि देखिए अभी मैं मेरे माइंड में क्वेश्चन आया और मैंने सर से कर लिया, तो इस तरह की फैसिलिटी फिर अब मैं क्वेश्चन फिर किस तरह करूंगा आपसे सर, मतलब वाया ईमेल मैं या मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे सर, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं आपसे। नहीं 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 सर, ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह आप, मुझे बहुत मजा आया, आज मेरा पहला दिन है तो वाकई मजा आया। अल्लाह आपको जिंदगी दे। तो जो है ना, मतलब मुझे चीजें अच्छी लगी, डेट्स वाई मैं इस तरह के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने अपने टाइम को भी एडजस्ट करना है। आपके ख्याल में सर 2 घंटे रोजाना दूं अगर, और एक्सेप्ट माई हॉलीडेज, तो इट्स एनफ फॉर कंप्लीट ग्रिप ऑफ द टेक्स्ट सर? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आप इस चीज को सीख सकते हैं। और एक बात कहूँ, ये जब तक देखिए मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल तो देता रहूंगा, उससे आप नहीं सीखेंगे। मतलब आपको एक रफ आइडिया तो हो जाता है कि भाई चीजें होती कैसे हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ के क्लाइंट्स करते हो ना, कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें आपके लिए नहीं होंगी, वो आप सीखते जाओगे, तो ये एक कांस्टेंट एक प्रोसीजर और होता है। हाँ अब जी, मेरी ऑन गोइंग प्रोसेस है बेसिकली। ऑब्वियसली मेरी कोशिश ये होती है कि एक पुश देना, कि जो बेसिक चीजें जो होती हैं, जो नॉर्मली जो 90-95% इस मार्केट में चल रही हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊं, सिखाऊं, और उसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं। ठीक अब हो ये गया तो सर। आपको भी पता है कि हर क्लाइंट दूसरे से लाजमी डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है, हाँ जी, सही है, सही है, अब बिल्कुल सही है। एक बंदा है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम, अब एम्प्लॉयमेंट इनकम की ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन कोई बेसिक रेट बैंड का एम्प्लॉय होगा, कोई हायर का होगा, किसके एडिशनल में भी जारी होगी इनकम। सर एक और चीज़ है सर, आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे कि हम, एक कंपनी नई है और उसके हमने अकाउंट्स बनाने हैं और उसके हमने टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है, उस पे भी कोई सेशन वगैरह रखेंगे सर आप? अब सर देखिए, जिस तरह हम पहले पर्सनल टैक्स रिटर्न करेंगे, उसके तमाम सीखेंगे, हम एक डेमो एक टैक्स रिटर्न बनाएंगे कि टैक्स रिटर्न बनती कैसे है। फिर जब हम कंपनीज की तरफ आएंगे, कंपनीज के हम प्रॉपर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर उसकी बेसिस पे कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न हम बनाते हैं। ये ओके, जस्ट मतलब नहीं, बुकिश मेरा बातें हम नहीं मकसद था करेंगे। जो हम्म, बिल्कुल न्यू कंपनी है उसके, उस पे भी हम काम करेंगे सर, जो बिल्कुल जिसका बिल्कुल फर्स्ट जो भी अकाउंट्स बनेंगे करेंगे सर। सर। देखिए, दोनों सेम ही होता है। हाँ, उसमें जो फर्क आता है, ऑब्वियसली मैं वो कराता हूँ सारा कुछ, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि जो जिसका फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंट होता है, उसका अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट है, तो उसकी 2 कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न्स बनती हैं। तो ऑब्वियसली वो चीजें हम देखते हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन वो जाहिर बात जब हम कंपनीज की तरफ आएंगे तब हम उसको देखेंगे। फिर हम ठीक। देखेंगे, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक। बिल्कुल सही है, थैंक यू सर। नो इशू। जी सलमान भाई, प्लीज आप पूछ सकते हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज आप। जी नहीं, मैंने अभी जो आपने ये लिखवाया था कि सलमान भाई, एक फर्स्ट सेकंड, एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड। जी सलमान भाई प्लीज। जी आपने लिखवाया कि फर्स्ट 1000 ऑफ डिविडेंड विल ऑलवेज बी टैक्स्ड एट 0%। जी लेकिन जो एग्जांपल हमने अभी की है, इसमें हमने ये एग्जाम्पशन नहीं ली थी, है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने ये अभी आपको ये चीज बताई है। तो ऑब्वियसली इसमें फिर जो 1230 है वो 230 हो जाएगा फिर, अगर 1230 नहीं, जो पहले 26,000 है ना सर, इसमें से हम मतलब जो 27,000 है ना, हमारे डिविडेंड इससे 1,000 लेस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिविडेंड्स की एक्चुअल वैल्यू ये बनेगी। जी, तो इफेक्टिवली वही होगा ना, 26,270 पे 8.75 होगा, और 230 पे 33.75 होगा। हेलो। जी जी, सॉरी सॉरी। जी, वो आवाज जी एक तो पता नहीं माउस का कभी मसला जी बन जी, जाता है मैंने जी। कहा इफेक्टिवली तो यही बनेगा ना कि 26270 पे 8.75 और रिमेनिंग और 230 पे 230, 33.75। एग्जैक्टली, यस यू आर राइट, यू आर टोटली राइट, बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू। अच्छा चले, आई थिंक दिस दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट इनकम को हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अच्छा इनकम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे, एंड हम क्या करेंगे, उस पर अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम को एंटर करेंगे। ठीक है जी, जीशान एक्सक्यूज सर। मी। अच्छा, मैं मुझसे पहले तो उसने पॉइंट रेज किया
के टाइमिंग्स या डेज के हवाले से। तो जी जी मैंने पहले भी अर्ज किया और उनकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि काइंडली सर अगर टाइम को दूसरा कोई टाइम स्लॉट या कंसिडर किया जा सके, पॉसिबल हो, तो मेरे ख्याल में सबके लिए और बेहतर कन्वीनियंस ही हो जाएगी सर। यार भाई देखो, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, और मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने बात भी की उनसे। जुम्मा हफ्ते इतवार तो फुली पैक होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि तकरीबन 12-13 किस्म के डिफरेंट कोर्सेज चल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उसमें तो स्लॉट बचती है। टू बी वेरी, जुम्मा हफ्ते इतवार तो आप भूल ही जाओ, बचते हैं वर्किंग डेज। और आपको मैंने बड़ी कोशिश की। अब देखो, लेट ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं कि हम 12 बजे तो क्लास लेने से रहे। 9 बजे का टाइम है, ऐसे होता है कि लोग ऑफिस से आए होते 9:30 बजे, बंदा फ्री होता है, तो चलो बंदा क्लास ले। तो आप बात कर लें, मैंने तो उनको कहा है, लेकिन क्योंकि मैं चूंकि पिछले 1.5 साल से ज्यादा हो गया मैं इनके साथ ही हूँ, मुझे पता है क्या निज़ाम चल रहा होता है। तो खैर, अगर आप अपने एंगल से बात करना चाहते हैं, आप बिल्कुल एडमिन से बात कर लें, बट आई थिंक मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए, आप लोग के लिए आसानी है ना, आपके पास जो आज अभी लेक्चर हुआ ना, ये कल 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक अपलोड हुआ होता है। अब आप किसी दिन तो खैर आके ना हमारा भी दीदार कर लिया करें ना, लाइव क्लास में आके बैठ जाएं, अपने सवालात क्लियर कर लें। चले क्लास में अगर नहीं भी आ पाते पर किसी वजह से, यार मैं ग्रुप में आप लोग के साथ हूँ, ग्रुप में क्वेश्चन पूछिए या मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। व्हाट्सएप के लिए। अच्छा, ये जो हम वर्किंग वगैरह कर रहे हैं, जो वर्किंग पेपर्स है, ये हमें मिल जाएंगे? अच्छा, मैं आप लोग को नोट्स जरूर प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये वर्किंग पेपर मैं कभी भी नहीं प्रोवाइड करता। मुझे मेरी शान ओके, में कोई कमी नहीं आती है कि वर्किंग पेपर आपको भेजूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी एफर्ट आप लोग भी करें, ठीक है। क्योंकि आप लोग मुझे करते हुए भी यहाँ देख रहे हैं, आप पूछ भी रहे हैं सवालात, रिकॉर्डिंग भी आपके पास होती है, तो आई बिलीव, मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आप खुद इस चीज को प्रैक्टिस करें। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि अल्टीमेटली सीखना आप लोगों ने, मुझे थोड़ा बहुत आता है, मुझे ये चीज सीखने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत आपको, तो लिहाजा जो आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हम देखेंगे बाद में, उसमें ये शामिल ये हो गई वीडियो? ये अभी आपकी मेरी जो बातें हो रही है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है सर। ओके, नहीं नहीं, मैं कहते मतलब हाँ हाँ, एक्सेल की फाइल भी उसमें है, ये मैं पूछ रहा नहीं था। एक्सेल की फाइल नहीं होगी, एक्सेल की फाइल नहीं होगी, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। स्क्रीन पे जो जो कुछ नजर हो रहा है ना, ये सब कुछ आपको नजर आएगा और आवाज आपको नजर सुनाई देगी। ठीक ठीक। ठीक है सर। थैंक यू, चलिए, थैंक यू। नो नो नो, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर द टाइम। और इंशाल्लाह कल आप लोग से सेम टाइम पे मुलाकात होगी। बी देयर, कल हम इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर की तरफ भी जाएंगे, और उसमें आप लोगों ने लाजमी आना है, क्योंकि आप लोगों ने देखना है कि हमने सॉफ्टवेयर में एक्सेस किस तरह लेनी है, डेमो वगैरह हमने किस तरह बनाना है, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकें। तो प्लीज मेक श्योर आप लोग कल लाजमी होइएगा क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी कल मच। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सर यस, हु वाज देयर? सर मैं रहील हूँ। सर एक सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब एक सजेशन ही चाहिए थी आपसे। जी जी। सर मेरे ना भाई बेसिकली यूके में है, तो उसके नाम पे ना मैंने एक कंपनी बनाई थी। तो हम्म उसका ना वो 1 साल गुजर गया, उसके बाद मेरे ख्याल से वो उनके कुछ आ जाती कॉम्प्लाइंसेस आ जाती हैं कि हम्म। आपने कुछ कुछ करना है। तो सर मुझे एक सिर्फ ये सजेशन चाहिए थी कि क्या मैं वो कंपनी जो है वो बंद कर दें, और अगर नई ओपन कर लें तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि ना उसकी काफ़ी कॉम्प्लाइंसेस आई हुई हैं। तो सर आप मुझे इसमें मैसेज किस तरह कुछ की है? सर मेरे ख्याल से एक वो उसकी फाइलिंग होती है, शायद उसकी कोई 13 पाउंड फीस कंफर्मेशन होती है। स्टेटमेंट। अब 13 पाउंड नहीं है, वो जमाने के जब 13 पाउंड हुआ करते। ठीक है जी। जी सर, चल ज्यादा भी हो जाए, मेरे ख्याल से शायद 30 हो गई है। तो सर एक पता नहीं हाँ। वो उसकी एक आई हुई है कि उसमें वो बताना होता है कि हमने कोई डायरेक्टर्स वगैरह या कोई चीज चेंज तो नहीं हुई। एक शायद वो अच्छा, है, और एक आप ऐसे करें, सॉरी आपका नाम क्या है? सर रही सर अच्छा, ऐसे मैं करें, रही। मैं आप ग्रुप में आप मैसेज छोड़े, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? मुझे जी एक्चुअली मेरे लिए नीचे गेस्ट जरा आए, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो अब मुझे कॉल कर, मैं आपको उस पर समझा देता हूँ, ठीक है, कि आपको क्या चल, करना है, बहुत तो शुक्रिया, बहुत कल क्लास शुक्रिया में सर। मिलते हैं, ठीक है? मैं ग्रुप में प्लीज माइंड ना ओके। कीजिएगा, थैंक यू। नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम सर।